नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक और शेयर मार्केट का जबरदस्त हफ्ता खत्म हुआ है। तो आज हम पूरे पिछले हफ्ते की एनालिसिस करेंगे। बाजार कैसा रहा, हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, क्या क्या बड़ी खबरें थी, जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान मिले। पर खासकर हमारी ऑप्शन सेलिंग जर्नी कैसी रही, वो बात करेंगे आपसे। तो पिछले हफ्ते जब हमने पहला वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने हमें सजेशंस दिए थे, कमेंट्स किए थे। और उन सजेशंस और कमेंट्स को लेके इस यूनिक वीडियो में हम थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं और थोड़ा पीपीटी का भी यूज़ करेंगे हम लोग। और देखते हैं आपको इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है क्या कि हमने शेयर मार्केट में क्या किया और क्या क्या अगले वीक हो सकता है। इस वीडियो में दो चीज़ें नहीं करने वाले हैं हम। एक तो मैं हर हफ्ते अब अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेरी मार्केट की जर्नी में, एक यूनिक चीज़ क्या रही। और दूसरा, ऑप्शन सेलिंग का एक फंडा आपके लिए लेकर आऊंगा। ये दोनों चीज़ें एंड में होंगी जिससे कि बीच वीडियो के बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे खुद को जो खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वीडियो जो मैंने शुरू किया था लोगों के लिए, लेकिन अब मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अपने लिए वीडियो और भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो वो सब चेंजेस के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आपको समझना है कि ये वीडियो क्या है, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जो मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो था उसका पहला 10 मिनट का हिस्सा देख लीजिए। उससे आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज वगैरह समझ में आएंगी। दो लाइन में अगर मैं समझाऊं, मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स हूँ जो मोस्टली स्ट्रैंगल्स बना के काम करता है। हर हफ्ते 2-3%, हर महीने एक्चुअली 2-3% कमाना मेरा काम है, मेरा टारगेट है। होता है कि नहीं वो तो धीरे धीरे पता चलेगा टाइम के साथ। चाहे पिछले 4-5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसका मतलब हो गया साल का 24 to 36% मेरे को बनाने की मेरा प्लान रहता है। जनरली मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, स्ट्रैंगल्स, कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग। तो मैं केवल प्योरली एक ऑप्शन सेलर हूँ। तो ये वीडियो में आगे जाने से पहले एक और मेरा डिस्क्लेमर। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में प्योर इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को देखने का आपका ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन आप अपने ज्ञान के लिए देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको इस वीडियो को बहुत ही अलग माइंडसेट से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का माइंडसेट उतना ही डिफरेंट होता है जितना आप समझ लीजिए कि आप बस में बैठे हैं। तो अगर आप पैसेंजर हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मेरे को वहाँ पे जाना है, वहाँ जाके उससे मिलना है, और मैं क्या सामान लेके जाऊँ, मेरा सामान सेफ है कि नहीं। और अगर आप ड्राइवर हैं तो आपका टारगेट कुछ और है, आपका माइंडसेट कुछ और है। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में इतना ही डिफरेंस होता है जैसे बस में एक ड्राइवर या पैसेंजर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर बायर है या पैसेंजर सेलर है या वाइस वर्सा, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हाँ आप ऑप्शन सेलर हैं और अपनी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी को प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ मस्ट वॉच है। हर हफ्ते आप इसको देखते जाएंगे, सजेशंस देते जाएंगे, तो इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में मैं करता भी जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ये काम 100% कर रहा हूँ। तो तुम में से कुछ लोगों ने, हाँ, आपने ये भी पूछा है कि क्या मैं अपनी ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ट्रेड शेयर करने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो है कि ये कायदे में सही नहीं है कि मैं अपनी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूं। और एक्चुअली मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मेरी कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो मैं लगभग एक किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास लगभग 60 से 70 ओपन पोजीशंस होती हैं। जैसे फिलहाल मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 64 ओपन पोजीशन है और कई सौ लॉट्स की मैं ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो उसको एक बार बताना और अपडेट करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैं जेनरिक व्यू देता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा व्यू आपको प्रॉपर भी मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन एडजस्टमेंट्स के बेसिक्स आने चाहिए। तो धीरे धीरे ये वीडियो देख के आप उतना ज़्यादा समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन ऑप्शंस अगर आप कर रहे हैं, खासकर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शंस के एडजस्टमेंट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पिछला हफ्ता जिसको हम लोग वीक नंबर 32 बोलते हैं, वीक नंबर 32 मतलब 5 अगस्त से 9 अगस्त, इस वीक में दुनिया कैसी रही, शेयर मार्केट कैसी रही। और इस काम के लिए मैं अपना एक पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट कैसी रही, उसकी रेंज कैसी रही, और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो पिछला हफ्ता बहुत ही जबरदस्त वॉलेटाइल हफ्ता रहा। बहुत ही कम हफ्ते ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा एकदम गैप डाउन ओपनिंग मंडे को की थी। तो हम चार्ट के साथ देखेंगे इस बार। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो समझ लीजिए निफ्टी की जो रेंज थी वो 23,800, 24,419।
तो एक तरह से निफ्टी ने पहली बार बहुत समय के बाद 24 के नीचे का लेवल ब्रेक किया। 528 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी की थी, लेकिन नेट नेट निफ्टी 350 पॉइंट्स माइनस बंद हुआ, तो 1.42%, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। काफ़ी समय के बाद निफ्टी गिरा है, ऐसे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, हार्डली 2-3% की ओवरऑल गिरावट है टॉप से, जो मैं बोल रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते का मिला के। बैंक निफ्टी, जैसे मैंने बोला, निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा लगभग साथ में परफॉर्म करते हैं। तो बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट गिरा है, 1100 पॉइंट की रेंज थी, सॉरी। और नेट गिरावट बैंक निफ्टी की -865 पॉइंट्स, यानी कि 1.7% बैंक निफ्टी गिरा है, 1.42% निफ्टी गिरा है। तो ज़्यादातर बाजार खराब थे, मार्केट में गिरावट थी, तो पोर्टफोलियोज भी टूटे हैं। और मेरा जो पोर्टफोलियो, उसको आप निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं, निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा कम रहता है मेरा। तो समझ लीजिए मेरा पोर्टफोलियो पिछले हफ्ते 1.5% के करीब गिरा होगा। इंडिया विक्स, एक ऑप्शन सेलर के लिए इंडिया विक्स बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। ये समझ लीजिए जैसे ब्लड प्रेशर होता है, एक इंसान की हेल्थ के लिए उसका ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी होता है, इंडिया विक्स भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इंडिया विक्स पिछले हफ्ते तो उसने उधम मचा दिया बिल्कुल। उसकी रेंज रही 13 to 23, 13.4 to 23। कहने को तो 9 पॉइंट रेंज है, लेकिन इंडिया विक्स के लिए 9 पॉइंट रेंज बहुत बड़ी है। लास्ट मंडे को इंडिया विक्स 23.1 भी चला गया था, तो समझ लीजिए कितना हाई इंडिया विक्स हो गया था। इंडिया विक्स फाइनली 15.3 पे क्लोज हुआ, जो कि पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से 7.09% ज़्यादा था। तो विक्स चढ़ के बंद हुआ, मतलब क्या है, मार्केट में प्रीमियम बढ़े हुए हैं उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले। बीएससी मिड कैप्स 1.01% गिरा, नेगेटिव रहा। बीएससी स्मॉल कैप 1.86% गिरा, वो भी नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड पिछले हफ्ते काफ़ी नेगेटिव थी। तो लास्ट वीक की मार्केट्स में थोड़ी और बातें आपके साथ करते हैं। मार्केट के बिग मूवर्स क्या आते हैं, बहुत क्विकली शेयर करते हैं। निफ्टी मेटल्स 5.6% डाउन रहे, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 4.9%, पीएसयू बैंक और आईटी 4%। ये तीनों चीज़ें इतनी डाउन रही कि मार्केट को इन्होंने काफ़ी नीचे ड्रैग किया। निफ्टी फार्मा ने लगभग 1.9% का गेन किया, तो फार्मा शेयर से मार्केट को थोड़ी राहत मिली। और मार्केट जो क्लोज हुई, उसका मूड क्लोज होते हुए फ्राइडे को थोड़ा सा बेटर मूड था, थोड़ी रिकवरी का रास्ता था। अगर फ्राइडे पिछले हफ्ते से हटा दो, तो बाजार की गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी मानी जाएगी। एफआईआईज ने पिछले हफ्ते 18,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है, और डीआईआईज ने 20,000 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। तो मार्केट को जो ऊपर चढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत, मैं कब से बोल रहा हूँ, वो है डीआईआईज की बाइंग। क्योंकि डीआईआईज भर भर के खरीद रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा, अभी भी 1 लाख करोड़ रुपया है। इनफैक्ट न्यूज़ ये आई थी कि पिछले हफ्ते, इस महीने डीआईआईज के पास लगभग 23,000 करोड़ रुपया और आया है। तो एसआईपी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो उनको तो खरीदना पड़ेगा ही। इंडियन रुपी जो है, आईएनआर काफ़ी लो बंद हुआ, 83.95। तो ये भी रुपी के लिए ख़राब न्यूज़ है, इंडस्ट्री के लिए ख़राब न्यूज़ है। तो चलिए, ये तो होगी मार्केट के क्विक एनालिसिस। अब जो इस बार से वीडियो का यूनिक पार्ट है, वो है आपके साथ में एक नए तरीके से पूरी मार्केट शेयर करूंगा और अपनी ऑप्शन जर्नी शेयर करूंगा। तो लास्ट वीक हमारा ऑप्शन राइटर पर्सपेक्टिव से कैसा रहा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, अगले हफ्ते क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे। तो अगर आप देखो, तो ये ट्रेडिंग व्यू से मैंने पिछले हफ्ते का निफ्टी का चार्ट लिया है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये निफ्टी का पिछला हफ्ता है, मतलब उससे पहला हफ्ता है 30 जुलाई to 3 अगस्त। और जो पिछला हफ्ता था 5 to 9 अगस्त, वो ये वाला है, राइट साइड बॉटम। तो अगर आप देखो, तो सबसे बड़ा, लगभग 5 दिन का हो गया ये हफ्ता, सबसे बड़ी गिरावट तो इससे पहले थर्सडे को 2 अगस्त से 3 अगस्त में बड़ी गिरावट आई, और 3 अगस्त से 5 अगस्त, राइट, और भी बड़ी गिरावट आई। तो मंडे को जब मार्केट खुली, तो ऑलमोस्ट 700-800-600-700 पॉइंट का फॉल था। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गई मार्केट के, लगभग ये 5 दिन आपको दिख रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम कि अगस्त में हमारे साथ क्या हुआ, अगस्त के पहले हफ्ते में। अब इसके हिसाब से अगर आप देखो, मार्केट एक रेंज बाउंड तो रही, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि वीक नंबर 32 से ज़्यादा एकदम नीचे खुली। तो और काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट हर रोज़ रही, खासकर मंडे ट्यूसडे बहुत वॉलेटाइल थी, और फिर वेडनेसडे थर्सडे कम वॉलेटाइल थी, और फ्राइडे को सबसे कम, बहुत छोटी रेंज में मार्केट रही। तो चलिए देखते हैं इसको। अब ये तो हो गया निफ्टी, लेकिन निफ्टी को अकेले समझना ऑप्शन सेलर के लिए इतना मीनिंगफुल नहीं है, जब तक हम उसके साथ ये ना देखें कि इंडिया विक्स ने साथ साथ क्या किया। तो इंडिया विक्स का चार्ट भी साथ में लेकर आपके आया हूँ मैं। ये पिंक कलर में इंडिया विक्स का चार्ट है, ये इंडिया विक्स का स्केल है।
तो अगर आप देखो तो ये उससे पहला हफ्ता, लेकिन हम बात करेंगे करंट हफ्ते की, पिछले हफ्ते क्या हुआ। तो अगर आप देखो तो इंडिया विक्स बहुत ही बड़ी रेंज में ट्रेड किया। मतलब इंडिया विक्स की रेंज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 23 तक इंडिया विक्स चला गया और लोएस्ट पॉइंट इंडिया विक्स का 13 पॉइंट समथिंग। तो इतनी बड़ी रेंज में जब इंडिया विक्स ट्रैवल करेगा तो हमारी ट्रेडिंग का क्या होगा, दिन पर दिन हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 तारीख को, 5 अगस्त को हमारे साथ क्या हुआ, अगर आप देखो 5 अगस्त को इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा उछला। इंडिया विक्स की रेंज बहुत ज़बरदस्त थी। मार्केट पहले पहले 1 घंटे में इतनी ऊपर भागी कि विक्स 23 हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि बाजार बहुत ज़ोर से गिरा। तो इस हफ्ते का लोएस्ट पॉइंट निफ्टी ने 5 अगस्त को ही बना लिया था, जो लगभग 23,800 के आसपास था। तो ये दिन तो आप गेस कर सकते हैं कि ऑप्शन सेलर के लिए कितना ज़्यादा खराब दिन रहा होगा, अगर पहले से पोजीशन लेके बैठे हैं। अगर नई पोजीशन में है तो कोई दिक्कत नहीं, और हम तो पोजिशनल ऑप्शन सेलर हैं। तो 5 तारीख को, 5 अगस्त को काफ़ी खराब हमारा दिन रहा। और इस दिन अगर आप देखो तो इतनी जोर से बाजार गिरा, हमने थोड़े एडजस्टमेंट्स भी किए। हमारी पोजीशंस इस हफ्ते की भी थी, 7-8 अगस्त की जो एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की थी वो भी थोड़ी पोजीशंस थी। तो दोनों में ही काफ़ी स्ट्रेस आ गया, और अगले हफ्ते की भी पोजीशन है और इस मंथ एंड की भी पोजीशन है, सब में स्ट्रेस आ गया। काफ़ी फायर फाइटिंग की, फिर भी हमने दिन भर में अपनी कैपिटल का -4.22% लूज कर दिया। और ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि विक्स भी चढ़ा हुआ था। तो एक तो वैसे ही पैसा हमारा लूज हुआ क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। दूसरा, जब विक्स इतना चढ़ा तो जब इस हफ्ते, क्योंकि जब विक्स बंद हुआ तब भी उसका लेवल लगभग 18 के करीब था, तो काफ़ी हाई विक्स था। इस एक दिन में ही विक्स लगभग 5-6% चढ़ गया था एक हफ्ते में। तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। ये हो गया 5 तारीख का। 6 तारीख को अगर आप देखो तो 6 को क्या हुआ कि मार्केट एक तरह से दिन भर रेंज में रही, लेकिन काफ़ी बड़ी रेंज मार्केट की थी, 2400, 23,900। तो एक तरह से 400-500 पॉइंट की रेंज में मार्केट रही। और शुरू के 1 घंटे में थोड़े यू टर्न्स भी मारे मार्केट ने, बाद में जाके मार्केट थोड़ा लोअर लेवल्स पे बंद हुई। तो काफ़ी उधम मार्केट ने मचाया। एडजस्टमेंट्स हमने किए, विक्स में कोई चेंज नहीं आया, दिन भर में लगभग उसी लेवल पे रहा। लेकिन हम एडजस्टमेंट्स करके फिर भी मार्केट को बचा पाए, और हमारा हमारा -0.01% का लॉस, तो दूसरे दिन भी हमारा लॉस ही रहा। तीसरा दिन हो गया 7 तारीख। 7 तारीख को अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट थोड़ा कम रेंज में मार्केट घूमी, है ना। 7 तारीख को रेंज मार्केट की छोटी थी, और लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, विक्स और भी टूटा। पर कहीं ना कहीं हम उतना ज़्यादा इस दिन का एडवांटेज नहीं ले पाए जितना कायदे मेरे को मिलना चाहिए था। पर फिर भी अच्छा गेन, हमें 1.09% का गेन हुआ। प्राइमरीली वो गेन हमें केवल विक्स के टूटने से मिला। पोजीशन तो वहीं की वहीं खड़ी थी। बैंक निफ्टी हम पहले ही दिन पूरा बंद कर चुके थे, अगले हफ्ते शिफ्ट कर चुके थे, निफ्टी की पोजीशन हमारी ओपन थी। 8 तारीख को, 8 अगस्त को अगर आप देखो तो क्या हुआ, 8 अगस्त को मार्केट ने बहुत ज़्यादा डांस किया। 8 अगस्त को एक्सपायरी भी थी, तो रेंज तो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है निफ्टी की 8 अगस्त को, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे खुली, फिर ऊपर गई 100-150 पॉइंट, फिर 200-300 पॉइंट नीचे आई, फिर नीचे गिरती गई, फाइनली दिन के लोएस्ट पॉइंट पर निफ्टी बंद हुआ। लेकिन इस पूरे खेल में हम थोड़ा बहुत हमने मार्केट को बचा पाए, और अपना लॉस 0.75%, सॉरी अपना प्रॉफिट 8 अगस्त को 0.75% करा। तो थोड़ी बहुत ही रिकवरी हमारी होनी शुरू हो गई। 9 अगस्त अगर आप देखो तो बेस्ट डे हमारे लिए था, क्योंकि इतनी छोटी रेंज में निफ्टी ने काम किया। अब मार्केट ऊपर चढ़ी, ग्रीन में रही छोटी रेंज में, तो ऑब्वियसली इंडिया विक्स भी टूटा। तो इंडिया विक्स अब अगर आप देखो तो 5 तारीख से 9 तारीख तक रोज गिरता ही जा रहा है, तो इसका भी हमें एडवांटेज मिला। फ्राइडे को वैसे भी थीटा डीके जरा ज़्यादा मिलता है ऑप्शन सेलर्स को, छोटी रेंज का भी फायदा हुआ। तो ज़्यादा कुछ किए बिना हमें फ्राइडे को 1.52% का गेन हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक दिन बड़ा नेगेटिव, 3 दिन ओके ओके पॉजिटिव, बल्कि एक दिन तो काफ़ी पॉजिटिव, और एक दिन न्यूट्रल टाइप का रहा। तो नेट नेट पिछले हफ्ते हमारी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में -0.88% का लॉस रहा। तो नुकसान वाला हफ्ता माना जाएगा। हम तो कुछ रिकवरी करने की सोच रहे थे, लेकिन इस हफ्ते नुकसान हो गया। खैर बड़ा नुकसान नहीं है। इस परसेंटेज को अगर आप देखो तो हर 10 लाख रुपए में 8,800 रुपये का नुकसान हुआ है। ये मैं अपने एक्चुअल डेटा में से निकाल के आपको बोल रहा हूँ, तो जिससे कि आप आइडिया लगा सके कि जनरली कैसा इस वीक में हो सकता है। और अगर आप, मैं अपनी पोजीशंस नहीं भी लगाता, कोई मेरे को ये निफ्टी की 4-5 दिन की चाल बताता, तो मैं गेस कर लेता कि इस ही रेंज में फ़ायदा नुकसान रहा होगा।
लास्ट डे में थोड़ी हमने कमाई ज़्यादा कर ली, थोड़ा हम पैसा भी फ्री करके गए, जिससे कि अब हम अगले हफ्ते के लिए अगर कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव आए तो उनको हम झेल सके और उसमें पैसा लगा सके। तो पहले तो ये बताइए दोस्तों कि ये जो पार्ट आपको जो मैंने पिक्टोरिकली समझाया, ये कैसा लग रहा है आपको? कुछ इससे बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिली क्या? अगर मिली तो थोड़ा कमेंट कीजिए कि ये अच्छा है, ये बेटर है, जिससे कि मैं अगले हफ्ते थोड़ा और या तो इसी तरह से बनाऊँ या कुछ। तो ये हमारी पिछले हफ्ते की जर्नी रही। अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो जर्नी काफ़ी सैटिस्फाइंग ही कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा उतार-चढ़ाव अगर मैं आज से 2-3 साल पहले मार्केट में इतना बड़ा उतार-चढ़ाव आता 1 हफ्ते में, तो मैं शायद काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर जाता। लेकिन एडजस्टमेंट्स अच्छे काम किए और कहीं न कहीं लास्ट डे मार्केट ने थोड़ा-सा हमें हौसला ज़्यादा दिया। तो अभी हमारी क्या सिचुएशन है अगले हफ्ते के लिए, वो हम अगले हफ्ते वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा और पिछले हफ्ते को लेके चलते हैं कि मार्केट में जो उथल-पुथल मची, उस बीच और इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह क्या हुआ, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई। एमपीसी मीटिंग, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कुछ कोई ख़ास बड़ा निर्णय नहीं लिया गया, पर वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उस दिन मार्केट ने बहुत उथल-पुथल मचाई, जो आपको दिख ही रही है। आरबीआई ने कुछ रेट्स में इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं किए, पॉलिसी रेपो रेट सेम रहा 6.5%। डिपॉजिट रेट एफडी को मानते हैं 6.25% ही रहा उनका रेट, और जीडीपी ग्रोथ पिछले साल की मेंटेन की 7.2%। तो कुछ भी चेंज आरबीआई ने नहीं किया। सीपीआई इन्फ्लेशन रिमेन्स 4.5%। कुछ शेयर्स की बात करते हैं बहुत तेजी के साथ। ल्यूपिन का शेयर 8% के करीब चढ़ा, तो उसका रिजल्ट आया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जंप हुआ। टाइटन जो था उसका शेयर 3.77% गिरा, तो मार्जिनल डिक्लाइन था उनके नेट प्रॉफिट में। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, इसमें भी 3.7% का लॉस था। तो ये थोड़े बड़े-बड़े शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में भी लगभग 5% का लॉस था। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा नया पीपीटी वाला पार्ट? आई होप कि आपको इससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा, थोड़ा-सा ज़्यादा सीखने को मिला होगा। अगर आपको फॉर्मेट लगा होगा तो कुछ कमेंट में लिखिए अच्छा लगा। आपको कुछ चेंज चाहिए तो लिखिए क्या चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे कि स्टैंडर्ड हमारा सेट होता जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपको दे सके। थोड़ा-सा ग्लोबल मार्केट की बात भी कर लेते हैं। अमेरिका में बेसिकली पेरोल डेटा थोड़ा-सा बेटर आया इस हफ्ते पिछले हफ्ते से, तो उससे थोड़ा मार्केट को सहारा मिला, मार्केट थोड़ा ऊपर गई। तो जापान का इश्यू था, जापान के गवर्नर ने बोला कि हम और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले नहीं हैं, तो जो बिल्कुल उससे मार्केट में स्ट्रेस आ गया था, उसमें थोड़ी शांति मिली, थोड़ी स्टेबिलिटी आई। मेरी अपनी ट्रेडिंग में इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस में मैंने कॉल सेल की हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अलग से बना। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैंने जनरल आपको बता ही दिया है। जो मैं रिलायंस आईटीसी में काफ़ी अच्छा मेरे को डीके मिला, तो उसमें भी अच्छी रही हमारी मार्केट। इन्फोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील में पोजीशन थोड़ी फंसी हुई हैं, थोड़ी ट्रबल कर रही हैं। लेकिन इन इन चारों स्टॉक्स का भी जो भी मैंने आपको बोला, वो सब हमारे पिछले नंबर्स में इंक्लूडेड है, राइट? वो नंबर्स खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में है। तो अगले हफ्ते का बाजार हमें कैसा लगता है? तो मुझे लगता है कि एफआईआई डीआई डेटा जो है, अगर आप देखो तो डीआईआईज ने इस महीने खरीदा, अच्छा खरीदा इस हफ्ते, और एफआईआईज ने सेल किया। तो मेरे को सिमिलर डेटा लग रहा है। डीआईआईज का खरीदना तो पक्का है, लेकिन अगर एफआईआईज भी बेचना बंद कर दें या खरीदना शुरू कर दें तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है। डीआईआईज के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है जो उनको लगाना ही है। और ये बात मैं हर हफ्ते रिपीट करूंगा, जिससे हम समझ जाएं कि मार्केट को गिरने में डीआईआई बिल्कुल साथ नहीं देंगे, वो हमेशा चढ़ा के ही रखेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा लगाने के लिए है। और एफआईआईज ने भी अगर साथ दे दिया तो मार्केट छप्पर फाड़ देगी। वैसे 24,400 थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल मेरे को लगता है, देखते हैं क्या होगा। मेरे को लगता है निफ्टी की रेंज अगले हफ्ते के लिए फिलहाल मेरे को 24,000, 24,600, 24,100, 24,600 के बीच में लग रही है। देखते हैं क्या होगा। इंडिया विक्स, अगर कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो इंडिया विक्स थोड़ा और गिरना चाहिए, उसका हमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा मिलना चाहिए बिना कुछ किए। तो इंडिया विक्स का फ़ायदा प्लस अगर जो थीटा डीके होगा उसका फ़ायदा ही मिलेगा। तो और कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट आने वाले हैं, कोई और बड़ी इवेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगले हफ्ते का सेटअप, हमारा वीक 33 का सेटअप कैसा रहेगा? लगभग हमारी 85% पोजीशंस इन्वेस्टेड हैं, 15% कैश में हम बैठे हैं। तो थोड़ा मेरे निफ्टी की पोजीशंस थोड़ी सी कुछ ख़राब हैं, लेकिन उतनी ख़राब नहीं है जितनी पिछले हफ्ते थी। लेकिन हाँ, जो पिछले मैंने मंडे ट्यूसडे एडजस्टमेंट किए वो थोड़े उल्टे पड़ चुके हैं, तो देखते हैं। कोशिश ये करूँगा कि मंडे को ही बंद कर दूँ, क्योंकि जनरली मैं एक्सपायरी डे ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग में उससे अगले हफ्ते में ले जाता हूँ। इंडिया विक्स देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस मंथ का कॉन्फिडेंस लेवल, इस वीक का कॉन्फिडेंस लेवल हमारा पिछले हफ्ते से तो थोड़ा बेटर है, कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा
एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि विक्स अभी हाई ही है। तो विक्स हाई का जो हमें थीटा डीके तो मिलता है, पर कहीं ना कहीं पोजीशंस भी ट्रिकी हो जाती हैं। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे पोजीशंस को मंडे ट्यूसडे रैप अप करके उससे अगले हफ्ते में शिफ्ट कर दें। और मंथ एंड की पोजीशंस तो वहीं, थोड़ी मेरी पोजीशंस साल के अंत की भी हैं, दिसंबर मंथ की भी, जिनको मैं जनरली इस वीडियो में बात नहीं करता क्योंकि वो बड़ा लॉन्ग शॉट हो जाता है। पर उन पोजीशंस में, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है, तो वो पोजीशंस काफ़ी अच्छी चल रही हैं हमारी। और मंथली स्ट्रेटजी थोड़ी, हाँ, मंथ की जो स्ट्रेटजी है अगस्त एंड की, उनमें थोड़ा मैसअप क्रिएट हुआ हुआ है। स्ट्रैंगल का स्ट्रैडल बन के रिवर्स स्ट्रैडल भी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिक्कत दे सकती है। लेकिन अगर डीके हुआ तो उसमें भी मेरे को थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, तो फिर मैं उनको नॉर्मल स्ट्रैंगल बना दूंगा। लिक्विडिटी हाथ में है, तो थोड़ा फायर फाइटिंग उससे हम आराम से कर सकते हैं, हेजेस लगा सकते हैं। और इस हफ्ते का टारगेट हमारा वापस 1 to 2% का है। तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा लॉस हमें नहीं हुआ है कि जिसके लिए हम रिवेंज ट्रेडिंग करके कुछ एग्रेसिव पोजीशन ले। आराम से खेलेंगे, एक हफ्ते में आधा परसेंट 1% प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहता है। हाँ, अब बात करते हैं इस वीक के बोनस की। मैंने आपको बोला था एक नया बोनस। तो इस वीक में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अगर आप प्रो हैं तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, लेकिन इंडिया विक्स के बारे में मैं इतनी बात क्यों करता हूँ। इंडिया विक्स क्या है? तो इंडिया विक्स है इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, तो आप समझ जाओगे। जितना ज़्यादा होगा मतलब मार्केट में, उतना ज़्यादा फियर है, और फियर हमेशा नेगेटिव साइड का ही होता है। तो जब मार्केट को लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केट हो सकती है या उछल कूद मचा सकती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो इंडिया विक्स चढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपने देखा लास्ट मंडे इंडिया विक्स 13% से 23% तक चला गया। जनरली वैसे अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर जाती है तो विक्स नीचे गिरता है, मार्केट नीचे गिरती है तो विक्स ऊपर जाता है। तो जनरली जो लो विक्स एनवायरनमेंट है, अगर ऑप्शन सेलर हैं आप, तो 11 से कम का विक्स लो विक्स होता है, तो उसमें प्रीमियम अच्छे नहीं मिलते, तो उतना मज़ा ट्रेडिंग में नहीं आता। 17 से ज़्यादा विक्स चलता है, 16-17 से ज़्यादा, तो मतलब मार्केट में टेंशन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी मज़ा नहीं आता, जबकि उसमें प्रीमियम से कम अच्छे मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर आपने सुबह में कोई पोजीशन लेके बैठे हैं, मार्केट कहीं भी नहीं गई, लेकिन विक्स ऊपर चढ़ गया, तो आपकी पोजीशंस में लॉस हो जाएगा सेलिंग भी पोजीशन में, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएंगे। और उस समय विक्स जब ऊपर जाता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो कई बार जब विक्स किसी एक दिन में 10-20% ऊपर चढ़ जाता है, तो ब्रोकर भी हमारी पोजीशंस को भी काट देता है, या हमें एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में डालना पड़ता है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर कभी इंट्राडे विक्स काफ़ी क्रैक हो गया 10-20%, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस में भी फ़ायदा हो जाता है, और हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, जिससे हम और पोजीशन भी लगा सकते हैं। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये नया सेक्शन अच्छा लगा होगा। आज हमने विक्स की बात की है, अगले हफ्ते किसी और टॉपिक की बात कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज की, थीटा गामा ग्रीक्स की बात कर सकते हैं। आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर अगले हफ्ते सीखना है, 1 मिनट में अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं एक इंसान से मिला, मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से कुछ लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, और मेरे को अच्छा लगता है लोगों से मिलना। मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनाने से ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद है। तो मैं इस इंसान से मिलने गया, पहली बार मिल रहा था। ये भी बंदा ऑप्शन सेलर था, और वो जैसे मैं स्ट्रैंगल बनाकर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ये प्राइमरीली स्ट्रैडल बनाकर ऑप्शन सेलिंग करता है। लेकिन टारगेट ये इसका भी वही है, ये भी हर महीने 2 से 3% पैसा बनाना चाहते हैं, मतलब साल का 24 से लेकर 36% के बीच में। और इनकी भी जर्नी ठीक ठाक चल रही है। तो बोरिंग जर्नी होती है थोड़ी ऑप्शन सेलिंग की, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आपने इतना पैसा कंसिस्टेंटली बना लिया, तो बहुत 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 बड़ी बात है, आप ये समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया इस हफ्ते की समरी। और इसके अलावा तो ये जो महीना है, ओवरऑल हमारा ट्रेडिंग में देखे तो न्यूट्रल जा रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने आप को कामली काम करना है। अच्छा महीना चल रहा है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कुछ आपने सीखा होगा। अपना कमेंट जरूर लिखिए कि आपके कमेंट से वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना, ये मेरा फ़र्ज़ है और करता रहूँगा मैं। और जैसे मैंने बोला, कर तो मैं अपने लिए रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी जर्नी से हेल्प मिले, ऑप्शन सेलिंग की जर्नी से और ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस की जर्नी से। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाता है। आपको ऑल दी बेस्ट, मुझे खुद को ऑल दी बेस्ट। और देखते हैं इस हफ्ते 1 या 2% के बीच में पैसा बनता है कि नहीं बनता। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए अगले हफ्ते
कुछ और बहुत ज़बरदस्त। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ मैं एक दो शॉर्ट्स बनाता हूँ, उनको भी देखिए, शायद कुछ आपको नया सीखने को मिले। धन्यवाद।